Ganga, where millions gather in devotion. नरेंद्र मोदी जो खुद गुजरात की पावन भूमि से आते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज है और रीजनल लैंग्वेज के महत्व को समझते हैं, जानते हैं। उनका एक उद्देश्य रहा कि मेरे कार्यकाल में मैं भारतवर्ष के सभी भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाऊंगा नहीं, मैं उनको एक दूसरे का मित्र बनाऊंगा और किस प्रकार से मैं भाषा को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए उस पर उन्होंने बहुत कार्य किया। मित्रों, 2011 की जो जनगणना है, जो सेंसस हुआ था, उसमें 10,000 से अधिक लोग एक भाषा का अगर प्रयोग करते हैं, वैसी भी गिनती की गई थी, तो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 270 ऐसी लैंग्वेजेस है। देयर आर 270 सच लैंग्वेजेस इन इंडिया विच आर स्पोकन बाय पीपल काउंटिंग मोर देन 10,000। तो यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि 270 लैंग्वेजेस। वैसे तो 1300 से अधिक भाषाएं हिंदुस्तान में प्रचलित है, मगर 10,000 से अधिक लोग जिनका प्रयोजन करते हैं, वैसे 270 भाषाएं मातृभाषा है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है। भाषा अनेक है किंतु भाव एक है। और मोदी जी का जो स्वप्न रहा है विकसित भारत 2047 का, अगर भारत को विकसित बनाना है तो स्वाभाविक रूप से भाषाई रूप से भी हमें संबल बनना होगा, दृढ़ बनना होगा। जो भारत सरकार की पॉलिसी है, वो पॉलिसी है प्रमोट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी भाषा के साथ नहीं करना। और यह काम मोदी जी ने कैसे किया? भिन्न भिन्न आयामों के माध्यम से किया। बहुत सारे आयाम है उसमें, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के माध्यम से भाषा को बढ़ाना, कल्चरल प्रिजर्वेशन, सांस्कृतिक रूप से संरक्षण देने का काम भाषाओं को मोदी जी ने किया, इंस्टीट्यूशनल हैंड होल्डिंग, भिन्न भिन्न संस्थाओं को बना करके संस्थाओं के माध्यम से भाषाओं की वृद्धि के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट देने का काम मोदी जी ने किया। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टूल्स इंक्लूडिंग AI एंड डिजिटाइजेशन, जो अभी आधुनिक तकनीक है, जैसे कि डिजिटाइजेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, पोर्टल्स क्रिएट करना हो गया, इन सब के माध्यम से भी भाषाओं की बढ़ोतरी हुई। और मल्टी डिसिप्लिनरी एवं मल्टी मिनिस्टेरियल कोलैबोरेशन, बहुत सारे डिसिप्लिन और बहुत सारा जो मंत्रालय है, वो एक साथ आकर भाषाओं को आगे बढ़ाने के काम को वो लेके चलते हैं। मैं एक एक करके बहुत संक्षेप में इस विषय को आगे रखूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, लगभग 34 वर्ष के बाद भारतवर्ष में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार से मदर टंग को, लोकल लैंग्वेज को और रीजनल लैंग्वेज को बढ़ोतरी दी जाए, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए योजन किया गया, उसके लिए काम किया गया। और दोनों स्कूल के शिक्षण में और हायर एजुकेशन में, दोनों ही शिक्षण में किस प्रकार से मदर टंग और लोकल लैंग्वेज का महत्व बढ़ाया गया, वो इस बात से साफ होता है कि कक्षा 5 तक और प्रेफरेबली कक्षा 8 तक जो शिक्षण आपको स्कूल में दिया जाए, वह हर हाल में लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इस प्रकार की पॉलिसी NEP 2020 में बनाया गया। और ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए ही लागू होता है। जो 3 लैंग्वेज की पॉलिसी है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, उसमें भी ये नियम बनाया गया कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी में 2 लैंग्वेज किसी भी कीमत पर नेटिव इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। हम हिंदी पढ़ सकते हैं, उड़िया ले सकते हैं, साथ में अंग्रेजी भी ले सकते हैं, मगर 2 लैंग्वेज भारत की होनी चाहिए। हम ओडिया ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, और साथ में हम कोई और भारत की भाषा को, या फिर हम अंग्रेजी भी ले सकते हैं, मगर 2 भाषा भारतवर्ष की नेटिव लैंग्वेज हो, यह महत्वपूर्ण है। और मुझे बोलते हुए बहुत
इमोशनल भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है, और आपको इस बात को समझना भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले पार्लियामेंट में इस विषय को रखा कि इंडियन साइन लैंग्वेज जो होता है, जो हमारे दिव्यांग बंधु है, जो मूक बधिरों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, अभी तक दुखद था कि उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया था, अर्थात एक साइन लैंग्वेज पूरे भारतवर्ष में प्रचलित नहीं होती थी। इंडियन साइन लैंग्वेज जो केरल में पढ़ाया जाता था, वही इंडियन साइन लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में नहीं पढ़ाया जाता था। तो कोई अगर उड़ीसा का बंधु अगर तमिलनाडु जाता था और साइन लैंग्वेज में बात करनी होती थी, तो दोनों आपस में बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था। तो पहली बार NEP 2020 के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में इंडियन साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। मैं इसके लिए मोदी जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये एक दूरदर्शिता है जो अभी तक छूट गई थी। मोदी जी का यह भी मानना है कि लैंग्वेज सीखना एक डल प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वाइब्रेंट एंड इट शुड बी रेलिवेंट। रेलिवेंट चीजें हमें सीखना चाहिए, और एक मस्ती के साथ, वाइब्रेंसी के साथ, तभी बच्चा एक नया लैंग्वेज सीखता है। इसलिए टेक्स्ट बुक्स, वीडियोज, प्लेज, नाटक, पोएम्स, कविता, नॉवेल्स, उपन्यास और मैगजीन्स, पत्रिका, इन सब की अहम भूमिका रहती है, और इन सब के माध्यम से लैंग्वेज को पढ़ाने और सिखाने का प्रयास किया जाए। आप सब बैठे हैं, आप सबको याद होगा बचपन में कॉमिक्स पढ़ने के लिए कैसा मजा रहता था। मुझे तो याद है पिताजी मम्मी आके लाइट रात को 9 बजे ऑफ कर देते, फिर भी रजाई के अंदर टॉर्च जला करके या कैसे भी लाइट ला करके कॉमिक्स तो पढ़ा ही करते थे। उस समय अमर चित्रकथा इत्यादि चलती थी। तो अभी हम बड़े हो गए हैं तो हमें लगता है इसका महत्व नहीं है, मगर सोचिए जब बचपन में वही कॉमिक्स, तुमने पढ़ लिया तुम मुझे दो, मैंने ये पढ़ लिया है तुम लो, ये बातें हमें अपने बचपन में लेके जाती है। और इसी बात पर मोदी जी ने विशेष ध्यान दिया है कि इनोवेटिव तरीके से भाषा को आगे बढ़ाना है। भाषा में वोकैबुलरी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, इसलिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, उसके माध्यम से बहुभाषा शब्दकोश, वोकैबुलरी को कैसे बढ़ावा मिले, ये क्रिएट किया गया है। और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF के साथ भारतीय भाषा समिति, ये भारतीय भाषा समिति एक हाई पावर्ड कमिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, और भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस है, ये रिकमेंडेशंस ये कमिटी करती है। इसके कोलैबोरेशन से रियल टाइम ट्रांसलेशन, जिसको हम कहते हैं रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, यह बनाया गया है कि रियल टाइम जब भाषण तमिल भाषा में दिया जा रहा हो और जो तमिल नहीं समझ सकता हो, तो किस प्रकार उसी समय दूसरे भाषा में उसका ट्रांसलेशन हो जाए रियल टाइम में, इसके लिए भी मोदी जी ने प्रयास किया है और वो सफल हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI यह भी खोला जाएगा, यह मोदी जी ने स्पष्ट किया है। ठीक उसी प्रकार एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ये जो हायर एजुकेशन होती है टेक्निकल एजुकेशन, उसने गाइडलाइन इशू किया है कि लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई की जाए, जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई इत्यादि। और आपको जान के खुशी होगी 19 इंस्टीट्यूशंस ने, 10 राज्यों ने इसे अपना लिया है। और मैं बहुत हर्ष के साथ कहता हूं, मुझे कल जो चिट्ठी भेजी गई, IIT जोधपुर ने इंजीनियरिंग एजुकेशन को इंडियन लैंग्वेजेस में शुरू किया है, आरंभ किया है। मैं IIT जोधपुर को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि IIT जोधपुर ने इंजीनियरिंग जैसे एक विराट, मैं कहूंगा, अध्ययन को इंडियन लैंग्वेजेस में आरंभ करने का निर्णय लिया है। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक उसी प्रकार इंडियन लैंग्वेजेस का प्राइमर्स होता है, ये बहुत कम संख्या में पहले प्राइमर्स मिलती थी, अब 104 प्राइमर्स इंडियन लैंग्वेजेस में होगी। ठीक उसी प्रकार भारतीय भाषा, अब जो टेक्स्ट बुक है, भारतीय भाषा एक संस्था है और जो भारतीय भाषा की टेक्स्ट बुक्स है वो अब 23 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है। आप सोचिए, जो टेक्स्ट बुक्स हम केवल हिंदी, अंग्रेजी या कुछ और लैंग्वेजेस में पढ़ते थे,
मगर सारे 23 लैंग्वेजेस में नहीं थी, अब वो 23 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है। और खुशखबरी तो यह भी है, जिसको आप लोगों ने बढ़ाया भी आगे, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन करती है, जो नीट एग्जामिनेशन करती है, पहले वो 2 लैंग्वेजेस में एग्जाम करती थी, मगर अब वो 13 लैंग्वेज में, 13 लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में ये एग्जाम्स करती हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब अपने मातृभाषा में भी हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जो लोग CBSE स्कूल से पढ़े हैं, उनको लगता होगा CBSE मतलब केवल अंग्रेजी पढ़ाने वाला स्कूल, मगर अब CBSE स्कूल ने भी ये परमिशन दिया है कि 1 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह भी अपने आप में एक बहुत उच्च संस्था है। इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि सभी यूनिवर्सिटी ये जो रिसर्चर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको छूट दे कि वो अपनी अपनी भाषा में एग्जामिनेशन लिख सके और रिसर्च पेपर लिख सके। अस्मिता, उड़ीसा के हमारे बंधु यहां बैठे हैं, और अस्मिता कहने से उड़ीसा ही नहीं, भारतवर्ष के सभी राज्यों में अस्मिता एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और उड़ीसा में खास करके अस्मिता एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जिते बेले अस्मिता सांगरे ओडिशा रे छेड़छाड़ हैला, खिलवाड़ हैला, समस्त ओडिया लोक राजरास्ता को आसीगले कि आमे आम अस्मिता को बजे रखिबा, बंचई रखिबा। हम ओडिशा के अस्मिता को बनाए रखेंगे, और उसका नतीजा आप सब देख रहे हैं। अस्मिता का यहां फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। यह भारत सरकार UGC के अंतर्गत अस्मिता चलती है, और अस्मिता के माध्यम से UGC ने निर्णय लिया है कि 22,000 किताब भारतीय लैंग्वेज में लिखा जाएगा 5 वर्षों के अंदर। 11 भाषा में 1,000 किताब लिखी जाएगी। 11 इंटू 2 22, 1,000 इंटू 22, ये 22,000। 1,000 किताब 22 लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज में 1,000। तो ये 22,000 किताबें लिखी जाएंगी 5 वर्षों में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। कल्चरल प्रिजर्वेशन, जैसे मैंने कहा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले क्लासिकल लैंग्वेजेस, उड़ीसा भी क्लासिकल लैंग्वेज था, तमिल भी था, मगर अक्टूबर 2024 में पहले जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, उसके साथ अब अक्टूबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने आसामीज, बंगाली, पाली, प्राकृत एवं मराठी, इन भाषाओं को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। आपको लग रहा होगा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से क्या हो जाएगा, क्या कुछ बदल जाएगा? जी हां, मैं बताता हूं क्या बदलता है। जब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो एक गौरव की अनुभूति तो होती ही है। मैं उड़िया हूं, और जिते बेले मु बाहर को जाऊली, मु सदाबले कहूली ओडिशा गोटे क्लासिकल लैंग्वेज। मु गर्वरे एकदम मुंड ऊपर को करी छाती फुले की कहूली ओडिशा आमर जन्मभूमि, ओडिशा आमर मातृभूमि, और ओडिया आमर होची गोटे क्लासिकल लैंग्वेज। एटा साधारण कथा नुह, ये बहुत बड़ जिनस। तो स्वाभाविक रूप से आज जैसे तमिल विश्व में कहीं भी जाए वो गर्व के साथ कहता है कि तमिल विश्व के सबसे पुराने भाषाओं में से एक है, एक क्लासिकल लैंग्वेज। आज बंगाली, मराठी, प्राकृत, पाली, आसामी, ये सारे लोग गर्व के साथ कह सकते। तो गर्व की अनुभूति, उसके साथ हायर स्टडीज में ये इंक्लूड होता है, तो उसमें स्कॉलरशिप के लिए एक्सेस मिलता है, बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और जो एंशियंट लाइब्रेरीज हैं वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का मौका मिलता है। इसके साथ ही साथ इन क्लासिकल लैंग्वेजेस की जो साइट है, उद्गम स्थली है, जो इनको प्रिजर्व करती हैं, इनसे जुड़ी हुई जो मॉन्यूमेंट्स है, उसमें टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज्म फुटफॉल बढ़ता है। जो अब आसामी के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, जिन मॉन्यूमेंट्स उससे जुड़े हुए होंगे, या जो एंशियंट लाइब्रेरी में आसामीज लैंग्वेज के डेवलपमेंट को लेकर मैन्यूस्क्रिप्ट होगा, अब टूरिस्ट और रिसर्चर वहां ज्यादा जाएंगे, उससे राज्य का आय भी बढ़ता है। सेंटर्स, म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज खोली जाती हैं। ट्रांसलेटर्स का डिमांड बढ़ जाता है।
एडिटर्स का डिमांड बढ़ जाता है, पब्लिशर्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो इनका भी एक स्तर और इनका भी जॉब क्रिएशन होता है। भाषाई स्तर पे कई फेस्टिवल्स और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज होने के बाद मराठी फेस्टिवल, आसामीज फेस्टिवल, पाली प्रकृत फेस्टिवल, ये सब फेस्टिवल भी होते हैं, तो इनका भी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है। और इसमें डिजिटाइजेशन डिमांड कि अब हम क्लासिकल लैंग्वेज है, जितने भी हमारे लिटरेचर हैं उनको डिजिटाइज किया जाए, इसका डिमांड बढ़ता है, तो काम बढ़ता है, जॉब क्रिएशन होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2020 के अंतर्गत आप याद करिए मल्टीलिंगुअलिज्म को किस प्रकार से स्टिमुलेट किया जाए, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि भारतीय भाषा उत्सव, भाषा को एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। और दिन चुना गया जन्म जयंती महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी का। अभी 11 दिसंबर को ही यह मनाया गया। और किस प्रकार से उसमें तमिल लिटरेचर से लेके बाकी सारे भारतीय भाषाओं की महिमा मंडन की गई, यह भी हम जानते हैं। काशी तमिल संगम 2021, सौराष्ट्र तमिल संगम और काशी तेलुगु संगम, इनका भी आयोजन किया गया है। इंस्टीट्यूशनल हैंड होल्डिंग जो मैंने कहा, वो कौन सी इंस्टीट्यूट्स है जो भाषा को आगे बढ़ाती है। नंबर 1 भारतीय भाषा समिति जो नवंबर 2021 में स्थापित हुई और एक हाई पावर्ड कमेटी है। वैसे ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस CIIL मैसूरू में है, जो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, आसामीज, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा को आगे बढ़ाती है। क्लासिकल तमिल प्रमोशन बाय ऑटोनोमस बॉडी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल CICT Chennai. It has been established well before 2014, but in fact it is no more in a rented building now after 2014. It has its own building. It has a permanent director now. And the best part is, and I would congratulate Prime Minister Narendra Modi, who often promotes Tamil in most of his speeches by quoting from some of the sacred scriptures and textbooks of Tamil literature. In December 17, 2023, Prime Minister Modi ji, during the Kashi Tamil Sangam, he inaugurated the Braille translation of Tamil classical literature, Tirukural and Silapattikaram.